हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल फिजियोसॉरस। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम के बारे में। ओके, इक्विलिब्रियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। जब आप एक्सरसाइज थेरेपी का बुक उठाएंगे डीना गार्डनर का, तो उसमें इक्विलिब्रियम नाम का एक बहुत छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, और हम लोग ये भी समझेंगे कि इक्विलिब्रियम का फिजियोथेरेपी से क्या लेना देना है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था फोर्स के बारे में, ठीक है, तो आप इसी का कॉन्टिन्यूएशन वीडियो एक तरह से आप कह सकते हैं। सबसे पहली बात, इक्विलिब्रियम को डिफाइन कैसे किया जाए। तो इक्विलिब्रियम कहते हैं किसी भी एक बॉडी का बैलेंस स्टेट को। ओके, मान लीजिए कोई एक बॉडी है, बॉल हो गया या फिर कोई भी चीज़, कोई लकड़ी हो गया, उसमें चारों तरफ से मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही है, बहुत सारा फोर्सेस उसमें एक्ट कर रही है। लेकिन अगर वो बॉडी अगर स्टैटिक कंडीशन में है, मतलब रुका हुआ है, तो वो फिर भी रुका हुआ ही रहे, या फिर अगर वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली चले जा रहा है फिर भी वो चलता ही रहे उसी स्पीड से और उसी वेलोसिटी से, तो उस बॉडी को हम लोग कह देते हैं इक्विलिब्रियम। ओके, सो इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड एज बैलेंस स्टेट ऑफ द बॉडी अंडर कांस्टेंट मल्टीपल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट। इट कुड बी स्टैटिक और इट कुड बी डायनेमिक। स्टैटिक का एक एग्जांपल क्या है, बॉल का एग्जांपल ले लीजिए, बॉल नहीं, एक बुक मान लीजिए टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो वो हो गया स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बुक जो है वो टेबल पे फोर्स लगा रहा है, टेबल उसके ऊपर एक अपना एक फोर्स लगा रहा है, और वो दोनों स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन अगर डायनेमिक इक्विलिब्रियम की अगर हम लोग बात करें, तो वो एक एरोप्लेन मान लीजिए आपका हवा में उड़ रहा है, तो वो एक एग्जांपल है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, क्योंकि जब हवा में उड़ेगा तो बहुत सारा प्रेशर उसके ऊपर, फोर्स जो है उसके ऊपर बहुत सारा लग रहा है, लेकिन वो फिर भी एक कांस्टेंट वो वेलोसिटी से वो मूव करता ही जा रहा है। ठीक है, तो वो एक एग्जांपल हो गया। चलिए, अब टाइप्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसका 3 टाइप होता है। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं। स्टेटस इक्विलिब्रियम में क्या होता है, स्टेटस इक्विलिब्रियम में बॉडी के ऊपर थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपने आप ओरिजिनल पोजीशन में वापस आ जाता है। ओके, सो इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी रिटर्न्स टू ओरिजिनल पोजीशन व्हेन स्लाइटली डिस्प्लेस्ड। बॉडी को जैसे ही डिस्प्लेस कीजिएगा वापस से वो उसी पोजीशन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे इस डायग्राम को आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ओके क्या है, एक बॉल जैसा है, उसके ऊपर अंदर में एक बॉल जैसा रख दिया गया है। ठीक है, अब आप बॉल पे चाहे कितना भी प्रेशर लगाएंगे, बॉल वापस से इसी जगह पे आकर के रुक जाएगा। तो ये है एक तरह का स्टेबल इक्विलिब्रियम। या फिर एक रस्सी को आप एक बॉल के साथ बांध दीजिए और एक पेंडुलम जैसा उसको एक फोर्स लगा दीजिए, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वापस से वो इसी पोजीशन में आकर के रुक जाएगा। तो दैट इज अनदर एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसलिए इसको कहा जाता है रिवर्सिबल। क्यों? क्योंकि बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन वापस से गेन कर रहा है इवन आफ्टर व्हेन यू स्लाइटली डिस्प्लेस द बॉडी। ओके, यहाँ पे नोट में मैंने एक बात लिखी थी कि कोई भी एक बॉडी, उसका ज़्यादा चांसेस है कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में हो अगर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एकदम लो है, मतलब बहुत नीचे है, साथ ही साथ जो लाइन ऑफ ग्रेविटी जो है वो बेस ऑफ सपोर्ट के एकदम सेंटर में वो गिरे। ठीक है, हम लोग ये टर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और बॉडी लेस स्टेबल होता है अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हायर हो जाए और लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के मार्जिन पे आ जाए। अब इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। मान लीजिए एक बॉल ही है, ठीक है, तो बॉल अपना एक एरिया लेगा, जब आप उसको ग्राउंड पे रखेंगे या टेबल पे रखेंगे तो वो एक अपना एरिया लेगा, उस एरिया को हम लोग कह देते हैं बेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, तो एग्जांपल से हम लोग समझ रहे हैं। लाइन ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, तो बॉल का अपना एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी सबसे पहले तो होगा ही, वहां से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके, जो कि परपेंडिकुलर होता है और इसी को हम लोग कह देते हैं लाइन ऑफ ग्रेविटी। ओके, अब यहां पे समझने वाली बात यह है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा, कोई भी एक बॉडी है, ठीक है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मान लीजिए एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां है। ठीक है, दो एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। एक बॉडी है जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी थोड़ा उससे ऊपर है। तो यहाँ पे अगर आप दोनों को कंपैरिजन में अगर लाएंगे तो जो पहला बॉडी है वो ज़्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू सेकंड बॉडी। ये तो हुआ पहला लाइन। दूसरा, जो बेस ऑफ सपोर्ट है, अगर लाइन ऑफ ग्रेविटी बेस ऑफ सपोर्ट के एकदम मार्जिन में गिर रही है, मार्जिन मतलब कि एंड पॉइंट्स पे, तो लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का बेस ऑफ सपोर्ट के मार्जिन पे अगर वो ड्रॉ हो रही है तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा अनस्टेबल होगा। लेकिन अगर यही लाइन ऑफ ग्रेविटी अगर बेस ऑफ सपोर्ट के एकदम सेंटर में ड्रॉ हो रहा है
तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यही है पूरा नोट में लिखा हुआ दैट अ बॉडी इज सेड टू बी मोर इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम if center of gravity is low as possible and line of gravity log falls near the center of base of support, लेकिन बॉडी लेस स्टेबल हो जाएगा अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हायर है एंड लाइन ऑफ ग्रेविटी इज नियर द मार्जिन ऑफ बेस ऑफ सपोर्ट। ओके, चलिए अब हम लोग दूसरा जो टाइप है इक्विलिब्रियम का वो भी पढ़ लिया जाए, वो है हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग इररिवर्सिबल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी अपना वापस से ओरिजिनल पोजीशन नहीं वो गेन कर पाता है, ठीक है। सो इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। ओके, सो फोर्स प्रोड्यूसेस इररिवर्सिबल चेंजेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे बॉल जो है एक कटोरी को अगर आप उल्टा कर देंगे, यहाँ पे कुछ वैसा ही एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, और उसके ऊपर बॉल रख दिया, जैसे ही थोड़ा सा भी फोर्स लगाएंगे तो बॉल क्या होगा, वापस से गिर जाएगा। ओके, बट ये अपना ओरिजिनल पोजीशन नहीं वो वापस से गेन कर पाएगा, इसलिए ये एग्जाम्पल एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का है। ओके, यहाँ पे भी एक नोट में मैंने लिखा था कि ऑब्जेक्ट with higher center of gravity and small base of support results in unstable equilibrium। तो बेसिकली जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में जो नोट मैंने लिखी थी ना, जो पहला लाइन था, उसी का ठीक ऑपोजिट है। ओके, चलिए, बिकॉज इवन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कैन कॉज लाइन ऑफ ग्रेविटी टू फॉल आउटसाइड द बेस ऑफ सपोर्ट एंड बॉडी विल फॉल ऑन द ग्राउंड। ठीक है, सेम लाइन जो अभी हम लोगों ने पहले रिपीट की थी कि अगर एक बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हायर होगा और उसका बेस ऑफ सपोर्ट छोटा होगा तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा भी अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो डिस्प्लेस हो जाएगा वो बॉडी वहां से, जिसके कारण जो लाइन ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस ऑफ सपोर्ट के बाहर वो चला जाएगा और बॉडी गिर जाएगा। तो ये था हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, जो तीसरा टाइप है वो है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसका क्या मतलब होता है? तो जो हाइट है और जो पोजीशन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, वो हमेशा एक ही पोजीशन में रहेगा। आप नो मैटर आप फोर्स लगाइए और कितना ही डिस्प्लेसमेंट क्यों ना हो जाए। ओके, सो इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हाइट एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन रिलेशन टू बेस, बेस के रिलेशन में, बेस ऑफ सपोर्ट के रिलेशन में। ओके, डिस्पाइट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल बॉल मूविंग ऑन प्लेन सरफेस। जैसे कि अगर मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो ये एक प्लेन सरफेस है। ओके, इसके ऊपर एक बॉल है। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कुछ यहाँ पे होगा, बेस ऑफ सपोर्ट इसका इस जगह पे होगा और इसका लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा बीच में ही आएगा। अब ये अगर मान लीजिए कॉन्टिन्यूसली रोल करता ही जा रहा है, आगे बढ़ता ही जा रहा है, तो आप ये कितना ही देर क्यों ना रोल कर ले, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका वही होगा जहां पहले था, इनिशियल पोजीशन में था, और ये बेस भी उसका उतना ही बेस ऑफ सपोर्ट होगा। आप इसको कितना ही रोल कर लीजिए, बेस ऑफ सपोर्ट चेंज नहीं हो जाएगा, पहले अगर बड़ा था या बाद में छोटा नहीं हो जाएगा, और लाइन ऑफ ग्रेविटी हमेशा बेस ऑफ सपोर्ट के अंदर ही होगा। ओके, तो ये एक एग्जांपल है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, इसका फिजियोथेरेपी में क्या रिलेशन है? तो बेस ऑफ सपोर्ट का बहुत बड़ा रिलेशन है फिजियोथेरेपी में। क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी जो है वो पूरा का पूरा बेस ऑफ सपोर्ट पे डिपेंड करता है। सो स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस ऑफ सपोर्ट। इसलिए बेस ऑफ सपोर्ट जितना ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी का जो फैक्टर है वो उतना ही ज्यादा होगा, और फॉल रिस्क जो होता है वो उतना ही कम होगा। ओके, अब बेस ऑफ सपोर्ट सबसे ज्यादा कब होगा? तो व्हेन द पेशेंट इज लाइंग, यानी पेशेंट जब लेटा हुआ होगा उस वक्त उसका बेस ऑफ सपोर्ट सबसे ज्यादा होता है। एक रफ डायग्राम में अगर हम समझें तो एक पेशेंट अगर इस तरह से लेटा हुआ है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट पूरा एक होल बॉडी हुआ, तो ये बेस ऑफ सपोर्ट हुआ उसका। जब खड़ा है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट थोड़ा छोटा होगा, बस इतना बड़ा ही उसका बेस ऑफ सपोर्ट होगा। ठीक है, जब लेटा है तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट कुछ इस तरह से होगा। ये चेयर हो गया, ये हो गया, पेशेंट बैठा हुआ है। ठीक है, तो उसका बेस ऑफ सपोर्ट कुछ इतना बड़ा होगा। तो अगर आप देखें तो लाइंग वाले पोजीशन में बेस ऑफ सपोर्ट सबसे ज्यादा होगा, तो इसीलिए स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा कब होगा? लाइंग वाले पोजीशन में। फिर अगर आप बैठेंगे, जब आप बैठते हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट आपका लाइंग के कंपैरिजन में कम हो जाता है, तो क्या होगा? स्टेबिलिटी भी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा।
फिर जब आप दोनों पाँव पे खड़े हैं तो बेस ऑफ सपोर्ट और कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी और आपका डिक्रीज हो जाता है। फिर अगर आप एक पाँव पे खड़े हैं तो और बेस ऑफ सपोर्ट कम हो जाएगा, तो स्टेबिलिटी और घटता चला जाएगा। तो ये था एक समझाने का तरीका, ठीक है। तो लाइंग पोजीशन में स्टेबिलिटी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, और सिटिंग और स्टैंडिंग में चूंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक तो आपका रेज्ड हो जाता है यानी कि ऊंचा हो जाता है, ठीक है, वो हाइट उसका इंक्रीज कर जाता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और बेस भी घट जाता है जिसके कारण स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाता है। तो अब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी क्या रिलेशन है वो भी समझ में आ रहा होगा, साथ ही इक्विलिब्रियम का क्या रिलेशन है वो भी समझ में आ रहा होगा। एक बातें आपको एकदम बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना ऊंचा होगा उतना ही स्टेबिलिटी कम होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जितना नीचे होगा उतना ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है। बेस जितना ही बड़ा होगा स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा, बेस जितना ही छोटा होगा स्टेबिलिटी भी उतना ही कम होगा। तो बस यही था पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में समझने लायक। इससे ज़्यादा अगर आपको पढ़ना है तो आप डीना गार्डनर खोलिए, और उसमें बहुत सारे चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स दिए हुए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, वो सारे के सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।